प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 12 चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। और आज के हमारे चैप्टर का नेम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ये हमारा पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिएगा, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेकंड पार्ट में, जनजातीय समाजों का वर्गीकरण। जहाँ तक सकारात्मक विशिष्टताओं का संबंध है, जनजातियों को अनेक स्थायी तथा अर्जित विशेषकों के अनुसार विभाजित किया गया है। स्थायी विशेषकों या लक्षणों में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशिष्टताएं और पारिस्थितिक आवास शामिल हैं। स्थायी विशेषक: भारत की जनजातीय जनसंख्या व्यापक रूप से बिखरी हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनकी आबादी काफ़ी घनी है। जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85% भाग मध्य भारत में रहता है, जो पश्चिम में गुजरात तथा राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ है, और जिसके हृदय स्थल मध्य भाग में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भाग स्थित है। जनजातीय जनसंख्या के शेष 15% में से 11% से अधिक पूर्वोत्तर राज्यों में और बाकी के 3% से थोड़े से अधिक शेष भारत में रहते हैं। यदि हम राज्य की जनसंख्या में जनजातियों के हिस्से पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी आबादी सबसे घनी है। वहाँ असम को छोड़कर सभी राज्यों में उनका घनत्व 30% से अधिक है, और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में तो जनजातीय आबादी 60% से अधिक और 95% तक है। किंतु देश के शेष भागों में जनजातीय जनसंख्या बहुत छोटी है, यानी उड़ीसा और मध्य प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 12% से कम। इनके पारिस्थितिक आवासों में पहाड़ियाँ, वन, ग्रामीण मैदान और नगरीय औद्योगिक इलाके शामिल हैं। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से 2 श्रेणियों अर्थात भारतीय, आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाएं शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा भी बोली जाती है, और जनजातियों में से लगभग 1% लोग ये भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं और लगभग 3% लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। 2 अन्य भाषा समूह ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी प्राथमिक रूप से जनजातीय लोगों द्वारा बोले जाते हैं, जिनमें से ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं पूर्ण रूप से जनजातीय लोगों द्वारा और तिब्बती बर्मी परिवार की भाषाएं 80% से अधिक जनजातियों द्वारा बोली जाती है। शारीरिक प्रजातीय दृष्टि से जनजातियों का निग्रिटो, ऑस्ट्रेलियाइट, मंगोलियाइट, द्रविड़ और आर्य श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। भारत की जनसंख्या का शेष भाग भी द्रविड़ और आर्य श्रेणियों के अंतर्गत आता है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जनजातियों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। सबसे बड़ी जनजाति की जनसंख्या लगभग 70 लाख है, जबकि सबसे छोटी जनजाति यानी अंडमान द्वीपवासियों की जनसंख्या शायद 100 व्यक्तियों से भी कम है। सबसे बड़ी जनजातियाँ गोंड, भील, संथाल, ओरांव, मीना, बोडो और मुंडा है। इनमें से सभी की जनसंख्या कम से कम 10 लाख है। जनजातियों की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की समस्त जनसंख्या का लगभग 8.2% या लगभग 8.4 करोड़ व्यक्ति है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियां भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, अथवा लगभग 104 मिलियन जनजातीय लोग इस देश में निवास करते हैं। अर्जित विशेषक: अर्जित विशेषकों पर आधारित वर्गीकरण को 2 मुख्य कसौटियों, आजीविका के साधन और हिंदू समाज में उनकी समावेश की सीमा अथवा दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित है। आजीविका के आधार पर जनजातियों को मछुआ, खाद्य संग्राहक और आखिर तक झूम खेती करने वाले कृषक और बागान तथा औद्योगिक कामगारों की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लेकिन अकादमिक, समाजशास्त्र और राजनीति तथा सार्वजनिक मामलों में अपनाए जाने वाले सबसे प्रभावी वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि हिंदू समाज में अमुक जनजाति को कहाँ तक आत्मसात किया गया है। इस आत्मसात को जनजातियों के दृष्टिकोण से अथवा जैसा कि अक्सर होता है प्रबल हिंदू मुख्यधारा के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जनजातियों के दृष्टिकोण से आत्मसातकरण की सीमा के अलावा हिंदू समाज के प्रति अभिवृत्ति भी एक बड़ी कसौटी है।
क्योंकि जनजातियों की अभिवृत्तियों के बीच काफ़ी अंतर होता है। कुछ जनजातियों का हिंदुत्व की ओर सकारात्मक सुझाव होता है, जबकि कुछ जनजातियाँ उसका प्रतिरोध या विरोध करती है। मुख्य धारा के दृष्टिकोण से जनजातियों को हिंदू समाज में मिली परिस्थिति की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, जिसमें कुछ को तो ऊंचा स्थान दिया जाता है, पर अधिकांश को आमतौर पर नीचा स्थान ही मिलता है। जनजाति एक संकल्पना की जीवनी। 1960 के दशक में विद्वानों के बीच इस प्रश्न को लेकर वाद विवाद होता रहा कि क्या जनजातियों को जाति आधारित कृषक समाज के एक सिरे का विस्तार माना जाए, अथवा वे पूर्ण रूप से एक भिन्न प्रकार का समुदाय है। जो विद्वान विस्तार के पक्ष में थे, उनका कहना था कि जनजातियाँ जाति आधारित कृषक समाज में मौलिक रूप से भिन्न नहीं है, लेकिन उनमें स्तरीकरण बहुत कम हुआ है, अधिक्रम के स्तर कम है और संसाधनों के स्वामित्व के मामले में वे समुदाय आधारित अधिक और व्यक्ति आधारित कम है। किंतु उनके विरोधी पक्ष का कहना था कि जनजातियाँ जातियों से पूरी तरह भिन्न होती हैं, क्योंकि उनमें धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता का भाव नहीं होता, जो कि जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। संक्षेप में, जनजाति और जाति के बीच के अंतर को दर्शाने वाला तर्क पवित्रता और अपवित्रता और अधिक्रमिक एकीकरण में विश्वास रखने वाली हिंदू जातियों और अपेक्षाकृत अधिक समतावादी और नातेदारी आधारित सामाजिक संगठन की रीतियों वाली जीववादी जनजातियों के बीच माने गए सांस्कृतिक अंतर पर आधारित था। 1970 के दशक तक आते आते जनजाति की सभी प्रमुख परिभाषाएं दोषपूर्ण दिखाई देने लगी। यह दर्शाया गया कि जनजाति और कृषक समुदाय के बीच किया गया अंतर सामान्य रूप से अपनाई गई कसौटियों, आकार, पृथक्करण, धर्म और आजीविका के साधनों में से किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। संथाल, गोंड और भील जैसी कुछ भारतीय जनजातियाँ बहुत बड़ी हैं और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। मुंडा हो जैसी कुछ अन्य जनजातियाँ काफ़ी समय से एक स्थान पर बसकर खेती करने लगी हैं और यहाँ तक कि बिहार की बिरहोर जैसी शिकारी संग्राहक जनजातियों ने भी विशेष प्रकार के घर बसा लिए हैं, जहाँ रहकर वे टोकरियाँ बुनती हैं और तेल निकालने जैसे अन्य कार्य करती हैं। कुछ अनेक मामलों में यह भी इंगित किया गया है कि अन्य विकल्पों के अभाव में जातियों या गैर जनजातीय लोगों ने शिकार और संग्रहण का पेशा अपना लिया है। जाति और जनजाति के बीच के अंतरों पर जो चर्चा हुई, उसके साथ ही उन प्रक्रियाओं तथा उपायों के विषय में काफ़ी बड़ा साहित्य तैयार किया गया, जिनके माध्यम से भिन्न भिन्न युगों में जनजातियों को हिंदू समाज में आत्मसात किया गया। ये प्रक्रियाएं थी संस्कृतिकरण, स्वर्ण हिंदुओं द्वारा विजय के बाद विजितों को शूद्र वर्णों के अंतर्गत शामिल करना, पर संस्कृति ग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा। भारतीय इतिहास के संपूर्ण विस्तार में यह देखने को मिलता है कि विभिन्न जनजातीय समूहों को हिंदू समाज के जातीय अधिक्रम में विभिन्न स्तरों पर आत्मसात कर लिया गया, क्योंकि ज़मीन पर बस्तियां बसा दी गई और जंगलों का सफाया कर दिया गया। इसे या तो स्वाभाविक तथा समानांतर प्रक्रिया के रूप में देखा गया, जिसके द्वारा सभी समूहों का पंथों के रूप में हिंदुत्व में आत्मसातीकरण कर लिया गया, या इसे शोषणात्मक प्रक्रिया माना गया। मानव विज्ञानियों की प्रारंभिक शाखा के लेखकों ने मुख्य धारा में जनजातियों के समावेश के सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक बल दिया, जबकि परवर्ती लेखकों ने सम्मिलित करने के शोषणात्मक तथा राजनीतिक स्वरूप पर अपना लेखन केंद्रित किया है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जनजातियों को ऐसे आदिम अर्थात मौलिक अथवा विशुद्ध समाज जो सभ्यता से अछूते रहे हो मानने का कोई सुसंगत आधार नहीं है। इसके स्थान पर उनका यह प्रस्ताव है कि जनजातियों को वास्तव में ऐसी द्वितीयक प्रघटना माना जाए जो पहले से विद्यमान राज्यों और जनजातियों जैसे राज्येतर समूहों के बीच शोषणात्मक और उपनिवेशवादी संपर्क के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। ऐसा संपर्क स्वयं एक जनजातिवादी विचारधारा को जन्म देता है। जनजातीय समूह नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं।
फिर भी यह आम धारणा कि जनजातीय समुदाय उन प्रस्तर युगीन आखेटक और संग्राहक समाजों के समान है जो सामयिक परिवर्तनों से अछूते रहे हैं, अभी भी सामान्य तौर पर विद्यमान है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से यह सच नहीं रहा है। आइए सर्वप्रथम आदिवासियों पर ही विचार करें। आदिवासी लोग सदा इतने पीड़ित समूह नहीं थे जितने वे आज हैं। मध्य भारत में अनेक गौंड राज्य रहे हैं, जैसे गढ़, मांडला या चांदा। मध्यवर्ती तथा पश्चिम भारत के तथाकथित राजपूत राज्यों में से अनेक राजवाड़े वास्तव में स्वयं आदिवासी समुदायों से स्तरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुए। आदिवासी लोग अक्सर अपनी आक्रामक क्षमता और स्थानीय सैन्य दलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से मैदानी इलाकों के लोगों पर अपने प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा वे कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं, जिसके अंतर्गत वे वन्य उत्पाद, नमक और हाथी बेचा करते थे। इसके अतिरिक्त जब वन्य संसाधनों और खनिजों का दोहन करने और सस्ते श्रमिकों की भर्ती करने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अभियान चला, तो उसने काफ़ी समय पहले जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा वाले समाज के संपर्क में ला दिया। मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति रवैया। हालांकि औपनिवेशिक युग की प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक कृतियों में जनजातियों को एकाकी असंरक्षित समुदायों के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन उपनिवेशवाद उनकी दुनिया में पहले ही अटल परिवर्तन ला चुका था। राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर जनजातीय समुदायों को पैसा उधार देने वाले तथाकथित साहूकारों की घुसपैठ का सामना करना पड़ा था। साथ ही वे गैर जनजातीय और प्रवासी एक जगह पर बस जाने वाले लोगों के हाथों अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे और वनों के आरक्षण की सरकारी नीति और खनन कार्यों का प्रारंभ हो जाने से वनों तक उनकी पहुंच भी खत्म होती जा रही थी। अन्य इलाकों के विपरीत, जहां भूमि का लगान ही अतिरिक्त आय का प्राथमिक स्रोत था, इन पहाड़ी और जंगली इलाकों में वनों और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विनियोजन ही अधिकतर औपनिवेशिक सरकार के लिए आय का प्रमुख स्रोत था। 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में जनजातीय इलाकों में अनेक विद्रोह हो जाने के बाद औपनिवेशिक सरकार ने अपवर्जित और आंशिक अपवर्जित इलाके निर्धारित घोषित कर दिए, जहां गैर जनजातीय लोगों का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध या विनियमित था। ब्रिटिश सरकार इन इलाकों में स्थानीय राजाओं या मुखियाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाने के पक्ष में थी। 1940 के दशक में पृथक्करण बनाम एकीकरण विषय पर जो प्रसिद्ध वाद विवाद चल रहा, वह जनजातीय समुदायों की पृथक हुई संपूर्ण अस्तित्व की मानक तस्वीर पर ही आधारित थी। पृथकतावादी पक्ष का कहना था कि जनजातीय लोगों को व्यापारियों, साहूकारों और हिंदू तथा ईसाई धर्म चक्र प्रचारकों से बचाए रखने की आवश्यकता है, क्यों ये सभी लोग जनजातियों का अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर एकीकरणवादी पक्ष का कहना था कि जनजातीय लोग पिछड़े हिंदू ही हैं और उनकी समस्याओं का समाधान उसी परिधि के भीतर खोजा जाए जो अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में निर्धारित की गई है। इस विरोधी पक्ष का संविधान सभा के वाद विवादों में बोलबाला रहा और अंततः समझौते के तौर पर यह तय किया गया कि जनजातियों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिनके माध्यम से उनका नियंत्रण एकीकरण संभव हो जाए। इसलिए बाद में जनजातीय विकास की जो भी योजनाएं बनाई गई, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, जनजातीय उप योजनाएं, जनजातीय कल्याण खंड, विशेष बहु प्रयोजनीय क्षेत्र योजनाएं, वे सभी इसी सोच पर आधारित रही है। लेकिन यहाँ बुनियादी मुद्दा यह है कि जनजातियों के एकीकरण ने उनकी अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की उपेक्षा की है। एकीकरण मुख्य धारा के समाज की शर्तों पर और उन्हीं को लाभान्वित करने के लिए होता रहा है। जनजातीय समाजों से उनकी ज़मीनें और वन छीन लिए गए हैं और विकास के नाम पर उनके समुदायों को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास की अनिवार्यताओं ने जनजातियों के प्रति राज्य के रुख या अभिवृद्धियों को शासित किया है और राज्य की नीतियों को आकार दिया है। राष्ट्रीय विकास के नाम पर विशेष रूप से नेहरू युग में बड़े बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए और खानों की खुदाई शुरू की गई, क्योंकि जनजातीय इलाकों देश की खनिज संपन्न और वन आच्छादित भागों से स्थित थे। इसीलिए जनजातीय लोगों को शेष भारतीय समाज के विकास के लिए अनुपात से बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रकार के विकास से जनजातियों की हानि की कीमत पर
मुख्य धारा के लोग लाभान्वित हुए। खनिजों के दोहन और जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों के उपयोग, जिनमें से अनेक स्थल जनजातीय इलाकों में स्थित थे, का एक आवश्यक उत्पाद यह था कि जनजातीय लोगों से उनकी जमीनें छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई और अधिकांश जनजातीय वनों पर ही आश्रित थे। समकालीन जनजातीय पहचान। मुख्य धारा की प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदायों के बलात् समावेश का प्रभाव जनजातीय संस्कृति तथा समाज पर ही नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था पर भी समान रूप से पड़ा है। आज जनजातीय पहचानें उन जनजातियों की आदिम विशेषताओं को, जो कि सिर्फ जनजातियों की होती थी, के बजाय इस अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से बन रही है। चूँकि मुख्य धारा के साथ अंतःक्रिया आमतौर पर जनजातीय समुदायों के लिए अनुकूल शर्तों पर नहीं होती, इसीलिए आज अनेक जनजातीय पहचानें गैर जनजातीय जगत की दुर्दमनीय शक्ति का प्रतिरोध एवं विरोध करने के विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिल गया है, लेकिन ऐसी सफलताओं का सकारात्मक प्रभाव पहले से चली आ रही समस्याओं के कारण तिरोहित हो गया है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक राज्य कई दशकों से ऐसे विशेष कानूनों के अंतर्गत, जिनमें वहाँ के निवासियों की नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित हो रही है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार मणिपुर या नागालैंड जैसे राज्यों के नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त नहीं है जो भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि उनके राज्यों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। पहले सशस्त्र विद्रोह, फिर उनके दमन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम और फिर उनसे भड़के विद्रोहों के दुष्चक्र ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारी हानि पहुंचाई है। देश के एक अन्य भाग में झारखंड और छत्तीसगढ़ को अपने नवार्जित राजत्व का भी पूरा उपयोग करना है और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अभी तक बड़ी संरचनाओं के शिकंजे से निकलकर, जिनमें जनजातीय लोक शक्तिहीन स्वायत्त नहीं हुई है। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जनजातीय समुदायों में एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उद्भव है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो यह वर्ग सर्वाधिक दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन अब यह देश के अन्य भागों में भी विशेषकर बड़े जनजातीय समुदायों के सदस्यों में साफ दिखाई देने लगा है। आरक्षण की नीतियों के साथ मिलकर, जिनके बारे में आप 5वें अध्याय में कुछ अधिक जान सकेंगे, शिक्षा एक नवीनीकृत व्यावसायिक वर्ग का निर्माण कर रही है। जो जनजातीय समुदायों में अधिकाधिक अंतर बढ़ता जाएगा, अर्थात उनके भीतर वर्गों एवं विभाजनों का विकास होता जाएगा, त्यों जनजातीय पहचान का दावा किए जाने के लिए भिन्न भिन्न आधार विकसित होते चले जाएंगे। दो प्रकार के मुद्दों ने जनजातीय आंदोलनों को तूल देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रकार के वे मुद्दे जो भूमि तथा विशेष रूप से वनों जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से संबंधित है, और दूसरे प्रकार के मुद्दों का संबंध निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान के मामले से है। यह दो मुद्दे अक्सर साथ साथ चल सकते हैं, परंतु जनजातीय समाज में विभिन्नताएं होने से ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जनजातीय समाजों में मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा अपनी जनजातीय पहचान का दावा किए जाने के कारण उन कारणों से भिन्न हो सकते हैं, जिनके लिए गरीब और अशिक्षित जनजातीय लोग जनजातीय आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं। जैसा कि किसी भी अन्य समुदाय के साथ होता है, इस प्रकार की आंतरिक गतिशीलताओं और बाह्य शक्तियों के बीच के संबंध ही उनके भविष्य को रूप प्रदान करेंगे। जनजातीय पहचान को सुरक्षित रखने का आग्रह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि जनजातीय समाज के भीतर भी एक मध्य वर्ग का प्रादुर्भाव हो चला है। विशेष रूप से इस वर्ग के प्रादुर्भाव के साथ ही संस्कृति, परंपरा, आजीविका, यहाँ तक कि भूमि तथा संसाधनों पर नियंत्रण और आधुनिकता की परियोजनाओं के लाभों में हिस्से की मांगे भी जनजातियों में अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के आग्रह का अभिन्न अंग बन गई है। इसलिए अब जनजातियों में उनके मध्य वर्गों से एक नई जागरूकता की लहर आ रही है। यह मध्य वर्ग स्वयं भी आधुनिक शिक्षा और आधुनिक व्यवसायों का परिणाम है, जिन्हें सरकार की आरक्षण नीतियों से बल मिला है। परिवार और नातेदारी। हम में से हर कोई एक परिवार में उत्पन्न हुआ है और हम में से अधिकांश लोग परिवार में अनेक वर्ष बिताते हैं। आमतौर पर हम अपने परिवार से गहरा लगाव महसूस करते हैं। कभी कभी हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सहोदर, भाई बहनों,
चाचा चाचियों, मामा मामियों तथा चचेरे ममेरे भाइयों बहनों के बारे में बहुत लगाव महसूस करते हैं, जबकि दूसरों के बारे में हम ऐसा महसूस नहीं करते। एक और तो हम उनके हस्तक्षेप के लिए अप्रसन्नता या रोष प्रकट करते हैं, फिर भी जब हम उनसे दूर रहते हैं तो उन्हें रोकथामपूर्ण तरीकों के लिए तरसते हैं और उन्हें याद करते हैं। परिवार गहरे स्नेह एवं देखभाल का स्थान है। दूसरी ओर यह कटु संघर्षों, अन्याय और हिंसा का स्थान भी हो सकता है। परिवार और नातेदारी में मादा शिशु की हत्या, संपत्ति के लिए भाइयों के बीच हिंसापूर्ण लड़ाई झगड़े और घिनौने कानूनी विवाद भी इसका वैसे ही एक हिस्सा है, जैसे प्यार, त्याग एवं बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा एवं देखभाल की कहानियाँ हैं। प्रस्तुत अध्ययन मुल्तानी लोहार कही जाने वाली एक मुस्लिम बिरादरी से संबंधित है। कारखानेदार एक देशी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो ऐसे निर्माण व्यवसाय से संलग्न हो जिसका आमतौर पर वह खुद मालिक हो। कारखाने जिनका अध्ययन किया गया है घरेलू परिस्थितियों में चलाए जाते हैं और इसलिए उन कारखानेदारों की ज़िंदगी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है जो उन कारखानों में काम करते हैं। निम्नलिखित मामला इस स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। महमूद उम्र 40 साल अपने 2 छोटे भाइयों के साथ रहता है, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। महमूद के 3 बच्चे थे और वह उस पर आश्रित परिवार का मुखिया था। तीनों भाई विभिन्न कारखानों और फैक्ट्रियों में कुशल कामगार के रूप में काम करते थे। महमूद एक ऐसे मोटर पुर्जे की प्रतिकृति बनाने में सफल हो गया जिसका आयात प्रतिबंधित था। अपनी इस सफलता से प्रोत्साहित होकर उसने अपना खुद का कारखाना चालू कर दिया। आगे चलकर यह फैसला लिया गया कि उस पर मोटर बोट को बनाने के लिए 2 कारखाने लगाए जाएं। इनमें से एक कारखाने के मालिक दोनों बड़े भाई हो और सबसे छोटे भाई को दूसरे कारखाने का मालिक बना दिया जाए, बशर्ते कि वह अपना अलग घर बसा ले। रशीद ने अपनी पत्नी और अविवाहित बच्चों को लेकर स्वतंत्र रूप से अपना अलग घर बसा लिया। इस प्रकार एक मिश्रित परिवार ने, जिसमें 3 शादीशुदा भाई थे, एक साधारण छोटे से परिवार को पैदा कर दिया। यह नया छोटा परिवार नए उद्यमी अवसरों की देन था। परिवार के विविध रूप। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न समाजों में किस तरह विविध प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामले में पत्नी स्थानिक और कुछ पति स्थानिक होते हैं। पहली स्थिति में नवविवाहित जोड़ा वधू के माता पिता के साथ रहता है और दूसरी स्थिति में वर के माता पिता के साथ। यहाँ पे कुछ परिवारों को दिखाया गया है। मेघालय उत्तराधिकार अधिनियम। मेघालय विधानसभा, जिसके सभी सदस्य पुरुष ही थे, द्वारा पारित को 1986 में राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली। अधिनियम विशेष तौर पर खासी, जयंती या जनजाति पर लागू होता है। उस खासी या जयंती या व्यक्ति पर मान्य है जो बुद्धि से सबल है और अल्पायु नहीं है। उस व्यक्ति को अपनी खुद की बनाई हुई जायदाद की वसीयत बनाने का अधिकार है। वसीयत बनाने की प्रथा खासियों में नहीं है। खासी प्रथा मातृवंशज के आधार पर जायदाद को अमुक स्त्री को सुपुर्द किए जाने की बात करती है। खासियों में विशेषतः पढ़े लिखे खासियों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके संबंधों और उत्तराधिकार के नियम स्त्रियों के पक्ष में है और अपने आप में सीमित भी है। अतः यह अधिनियम खासी परंपरा में व्याप्त महिलाओं के पक्ष में किए गए पक्षपात को ठीक कर इस समस्या को समाप्त करने का एक प्रयास है। यह परखने के लिए कि क्या यह प्रचलित बोधता जो खासी परंपरा में स्त्रियों के प्रति पक्षपात की बात करती है सही है कि नहीं। यह जरूरी है कि खासी मातृवंशीय व्यवस्था को व्यवहारिक लिंग संबंधों और लिंग भूमिकाओं की परिभाषाओं के संदर्भ में देखा जाए। कई विशेषज्ञों ने मातृवंशीय व्यवस्थाओं में अंतर्निहित विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित किया है। एक ऐसा विरोधाभास वंशानुक्रम की रेखा और उत्तराधिकार एवं नियंत्रण और सत्ता की संरचना के अलगाव से उत्पन्न होता है। पहला संदर्भ जो माँ और बेटी को जोड़ता है, वह दूसरे संदर्भ में आ जाने से प्रतिद्वंद्विता की उत्पत्ति होती है जो माँ के भाई को बहन के बेटे से जोड़ता है। दूसरे शब्दों में एक स्त्री अपने माँ से ज़्यादा उत्तराधिकार में पाती है और आगे अपनी बेटी को देती है, जबकि एक पुरुष अपनी बहन की जायदाद पर नियंत्रण रखता है और वो नियंत्रण अपनी बहन के बेटे को देता है। इस तरह संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकार तो माँ से बेटी को जाता है, पर व्यवहारिक रूप से यह अधिकार मामा से भांजे को जाता है। खासी मातृवंशीय पुरुषों के लिए गहन भूमिका द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों एवं
जन्म के घर की जिम्मेदारियों के बीच बढ़ जाते हैं। एक तरह से भूमिका द्वंद्व द्वारा उत्पन्न इस तनाव का असर खास स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक स्त्री कभी सुनिश्चित नहीं कर सकती कि उसके पति को उसकी बहन का घर ज़्यादा अच्छा लगता है या अपना स्वयं का। उसी तरह बहन सोचेगी कि शादीशुदा भाई अपनी बहन के प्रति जिम्मेदारियों को भूल जाएगा। खासी मातृवंशीय व्यवस्था में उत्पन्न भूमिका द्वंद्व से पुरुषों की बजाय अंततः स्त्रियां ज़्यादा गहन रूप से प्रभावित होती है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि पुरुष अधिकारों के स्वामी हैं और स्त्रियां उससे वंचित है, पर इसलिए भी कि क्योंकि समाज पुरुषों को नियम तोड़ने पर उन्हें कम सजा देता है या नज़रअंदाज कर देता है। खासी समाज में स्त्रियों के पास सिर्फ नाम का अधिकार होता है, असली अधिकार पुरुषों के हाथ में होता है। हाँ, इतना जरूर है कि यह व्यवस्था पुरुष के मातृ नातेदारों की तरफ झुकी हुई है, न कि पितृ नातेदारों की तरफ। दूसरे शब्दों में मातृवंश के बावजूद पुरुष की खासी समाज में शक्ति के स्वामी है। सिर्फ एक अंतर है कि एक पुरुष के लिए उसकी माँ की तरफ के रिश्तेदार का उसके पिता की तरफ के रिश्तेदार से ज़्यादा महत्व होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।